गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं और सेट्स में मुझसे बच्चों ने प्रॉब्लम पूछी है और प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 1C की 12th और 13 प्रॉब्लम है, 16 और 17। प्रॉब्लम वो वाली जो ऐसी है कि जो हमें लगता है कि ये बता दी जाए तो वो हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं बताने की। वो तो हम पहले ही बता चुके होते हैं, लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये बहुत ही लंबी चौड़ी ऐसी प्रॉब्लम है जो 25 मिनट 30 मिनट एक ही प्रॉब्लम में जा रहा है, बस वही प्रॉब्लम नहीं लग पाती हैं। तो इसमें कहा गया है 16 पेज पर ये कहा गया है, पेज नंबर 16 1C का जो क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन में ये कहा गया है हमारे पास कि प्रूव दैट A इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ B। A अगर B का सबसेट और इक्वल सेट है, ये A B का सबसेट और इक्वल सेट है, और B C का सबसेट और इक्वल सेट है, और C A का सबसेट और इक्वल सेट है। इसे फर्स्ट नंबर, इसे सेकंड नंबर और इसे थर्ड नंबर हम लोग डाल लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड होने के बाद क्या होगा कि A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, यानी A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट C में हैं। और अगर A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट C में हैं तो A के सारे एलिमेंट C में होंगे, इसके इसमें आ गए सारे एलिमेंट और इसके फिर इसमें आ गए। अगर 1 2 3 इसमें है तो 1 2 3 इसमें है, और 1 2 3 इसमें है तो 1 2 3 फिर इसमें जरूर होगा। ठीक है, तो 1 2 3 अगर A में है तो 1 2 3 C में जरूर होगा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 A is the subset or equal set of B। A is the subset or equal set of B। ये फोर्थ नंबर हो गया। और from थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, देखिए थर्ड में क्या कहा गया है, A फर्स्ट में कहा गया है A B का सबसेट है, और सेकंड में कहा गया B C का सबसेट है, और C A का सबसेट है। थर्ड में कहा गया है, ये मैंने लिखा फ्रॉम 1 and 2 ये C, A के सारे एलिमेंट C में होंगे, A इज द सबसेट और इक्वल सेट ऑफ C। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ C A का सबसेट है, A C का सबसेट है, देन A इज इक्वल टू C। अब आप कहेंगे ये कैसे, जरा देखिए ये कैसे। अगर मैं कहूं A, अब ये सब बातें समझते चलिएगा, 1 2 3 A है 1 2 3 और B 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताइए A B का सबसेट है, A B का सबसेट है, इस समय A के सारे एलिमेंट B में है, लेकिन B A का सबसेट नहीं है, B A का सबसेट नहीं है। और जब B A का सबसेट नहीं है तो B A का सबसेट तब हो सकता है कि अगर मैं इसमें 4 कर दूं और इसका 4 बाय दी वे हटा दूं, और हटाने के बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब B A का सबसेट है तो A B का सबसेट नहीं है, लेकिन अगर वो कंडीशन लानी है कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो वो कंडीशन तभी आएगी जब इनके एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि A B का सबसेट हो गया और यहां पर B A का सबसेट हो गया, A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, देन A एंड C आर इक्वल सेट। अगर कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे कि C A का सबसेट है और A C का सबसेट है, देन A एंड C आर इक्वल सेट। A और C बच्चों कैसे सेट हैं, इक्वल सेट है। 13th भी पूछा है मुझसे किसी ने, ठीक है, तो 13th भी बता रहा हूं, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 13th एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन, 13th में ये कहा गया है कि
For any set A, prove that A is the subset or equal set of phi. A is the subset or equal set of phi. If and only if, ये तभी पॉसिबल है जब A is equal to phi. देखिए क्या होगा, ये तो गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, और वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि फाई हर एक का सबसेट होता है, ये तो गिवन है, ये वी नो क्या, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. देन फ्रॉम 1 and 2, देन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू फाई. 1 and 2 से A इज इक्वल टू फाई हो जाएगा बच्चों. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, और ये आ गया. अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, देन A and B आर इक्वल सेट. क्लियर. अब इसके बाद हम आपको आगे चल रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, और ऑपरेशंस ऑन सेट में मैं समझाता चल रहा हूं, और उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और समझने के बाद इसके नोट्स भी आपके पास आ रहे हैं, और नोट्स आने के बाद आपको उसकी नोट्स से ज़्यादा क्लियर होगा, और थ्योरी भी आपको मैं समझा रहा हूं पूरा. देखिए बच्चों, अब हमारे स्क्रीन पर आ गया है ऑपरेशंस ऑन सेट्स. ऑपरेशंस ऑन सेट्स में ये कहा गया है कि फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स, जो हमारे नोट्स हैं उसमें भी यही आ रहा होगा, और नोट्स में ज़्यादा आ जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर मैं आपको जितना समझा रहा हूँ उतना आप समझ लीजिए, बाकी और अगले वीडियो में. ऑपरेशंस ऑन सेट्स में है यूनियन ऑफ सेट्स. अगर ए और बी कोई सेट है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, द यूनियन ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स विच बिलोंग्स आइदर टू ए और बी और बोथ, एंड इज डिनोटेड बाई दिस सिंबल यूनियन. ए यूनियन बी. ए यूनियन बी में कौन लोग रहेंगे, ए यूनियन बी में वो लोग रहेंगे जो या तो ए में हो या बी में हो या फिर दोनों में हो. यहां जब भी ओ आर और लगा होगा तब आप ये समझ लीजिए कि वो एलिमेंट लिए जाएंगे कि जो ए में हो या बी में हो या फिर बच्चों दोनं में हो. ठीक है, मतलब सारे ही ले लिए जाएंगे. अब यहां पर डिफिनीशन मैंने आपको बता दी, और इसको रिटन में लिखने का मेथड ये है ए यूनियन बी. ए यूनियन बी ये होता है एक्स, एक ऐसा एक्स की एक्स ए में बिलोंग करता है, एक्स ए में बिलोंग करता है या फिर बी में बिलोंग करता है. यहां पर और पर मैं रेड पेन चला दे रहा हूं आपको. हमारी वीडियो में हमेशा ये रेड पेन दिखाई देगा जब भी आप देखेंगे, और ये और बड़ा इंपॉर्टेंट है रेड वाला. इसका रेड ये बता रहा है बच्चों कि यहां पर और का मतलब है कि ए में हो या बी में हो, और जब भी लगा होगा इसका मीनिंग होगा कि बोथ में भी हो सकता है. अभी मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं. अब यहां पर अगर x कोई एक, यहां पर कठिनाइयां हैं, x कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, इट मींस x ए में है या फिर बी में है. अगर x ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब x ए में भी नहीं है एंड बी में भी नहीं है. फिर मेरा रेड पेन चल जाएगा बच्चों, और रेड पेन ये बता रहा है कि ये वाला पोर्शन जो और एंड वाला पोर्शन है, ये बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. और इस इंपॉर्टेंट रोल में क्या है जरा देखिए, आप भी अपने कॉपी पर ऐसे ही रेड कर लीजिएगा. ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल, और वो लिखना भी है, आपके पास लिखा हुआ भी आ सकता है, और लिखा हुआ यहां बोर्ड पर भी है. ए है 1 2 3 4 और बी है, अब यहां से आपको समझ में आना शुरू होगा 3 4 5 6 पूरे डेफिनेशन. ठीक, अब ए यूनियन बी कैसे निकलेगा. ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. ये ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. देखिए इसमें कौन से लोग आ गए जो ए में हैं या फिर बी में हैं. जैसे 1 2 3 4 3 4 एक ही बार लिखा जाएगा,
या फिर दोनों में है, जैसे 3 4 1 2 ए में है, 3 4 दोनों में है, 5 6 बी में है, यानी ए वाले या बी वाले या दोनों वाले सब लिख दिए जाएंगे बच्चों। अब क्या होगा देखिए, मैं आपको इसका x, ये सब x हैं, ये सब x हैं, ये सब मान लीजिए x हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि x A यूनियन B में बिलोंग करता है, x यानी 1A यूनियन B में बिलोंग करता है, 1A यूनियन B में बिलोंग करता है। अब आप इसे भूल जाइए कि ये A और B दे रखा है। अब आप बस इतना याद रखिए कि 1A यूनियन B में बिलोंग करता है, इसका मतलब है 1। अब ये आप भूल गए कि ऊपर है A और B, इसका मतलब है कि 1 या तो A में होगा या B में होगा या दोनों में होगा। अगर ये नहीं लिखे तो आप नहीं पता लगा सकते। अब हम यही कहेंगे कि 1 या तो A में होगा या B में होगा या फिर दोनों में होगा। 1 बिलोंग्स टू A और 1 बिलोंग्स टू B और 1 बिलोंग्स टू A एंड B बोथ। ये इंग्लिश में है, और हिंदी में OR और को, इंग्लिश में OR और को ऐसा ना समझिएगा, हिंदी में सर बोलना है और, तब फिर एंड हो जाएगा, वो कंफ्यूजन मत करिए, इसलिए मैं बोलता हूं इंग्लिश में OR और बार बार, ठीक है। वो बच्चे बेवजह दिक्कत में फंस जाते हैं। अब जो हम बता रहे हैं वो देखिए, अब मैं कह दूं कि 3A यूनियन, अब यहां पर क्या है, 1 सिर्फ A में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो ये बोला 1 या तो A में है या B में है या दोनों में है, A में है, बात खत्म। लेकिन 3 क्या है, 3 A में है या B में या दोनों में है, दोनों में है। लेकिन अगर मैं यहां पर, तो ये इसका इंप्लाइज दैट, अगर ये नहीं हमें पता है तो इसका इंप्लाइज ये होगा 1 A में है या 1 B में है या फिर 1 दोनों में है, A और B बोथ, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इसका उल्टा चल रहा हूं। जब देखिए, अगर मैं कहूं कि 7A यूनियन, यहां पर और लगा, ये और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन वो कुछ चीजें सिलेबस से हटा दी गई हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टिपिकल मैटर बीच से छूट सकता है आपका, या वो सिलेबस में नहीं है, उसे छोड़ देंगे फिलहाल इस साल, ठीक है। वो या स्कूल खुलेंगे तो उन्हें बताएंगे, वो देखेंगे, वो बात की अभी चर्चा है। अगर मैं कहूं 7A यूनियन B में नहीं है, नहीं है ना, 7A यूनियन B में नहीं का मतलब है कि 7A में भी नहीं है एंड B में भी नहीं है। एंड लगेगा, एंड, इंग्लिश का एंड। अगर किसी एक में भी होता तो वो जरूर आ जाता, इसीलिए एंड लगेगा। यहां पर अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B में है तो वो और होगा बीच में, और जब और होगा तो उसको आगे रीड किया जाएगा, X A में बिलोंग करता है या फिर X B में बिलोंग करता है या फिर X A और B दोनों में बिलोंग करता है। बोथ वाला अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और वाले में बोथ। लेकिन अगर X A यूनियन B में नहीं है, इसका मतलब X A में भी नहीं है एंड X B में भी नहीं है, पक्का किसी में भी नहीं है। होता तो जरूर आ जाता, ये आपको समझ में आया होगा। ये यूनियन है बच्चों, और यूनियन का जो वेन डायग्राम है वो एक क्या होता है, ये भी समझ लीजिए कि ये वेन डायग्राम क्या होते हैं। वेन डायग्राम से भी इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। वेन डायग्राम में ये काम करा जाता है कि आप लोगों को एक रेक्टेंगल बना लेना होता है, और रेक्टेंगल बना लेने के बाद ये यूनिवर्सल सेट और ये A और ये B बना लेना होता है, A सेट और B सेट, और इसमें एक कॉमन पोर्शन दे दिया जाता है बीच में। और कॉमन पोर्शन देने के बाद इसे पूरा यूनिवर्सल सेट, मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट है ये, और A सेट B सेट और कॉमन पोर्शन, और ये पूरा शेड कर देते हैं और लिख देते हैं, क्योंकि A यूनियन B में क्या आएगा, A यूनियन B, लिखिए कॉपी पर, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स A यूनियन B। शेडेड रीजन आपके नोट्स में भी लिखा हुआ आएगा, शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A यूनियन B। इसमें A के एलिमेंट होंगे, B के भी होंगे, और जो कॉमन है बीच वाला, जो ये कॉमन पोर्शन है, ये जो कॉमन पोर्शन है ये भी होगा, ये वाला ये कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन ये भी होगा, ठीक है बच्चों। तो आपको मुझे लगता है ये वेन डायग्राम समझ में आया होगा। वेन डायग्राम में सर्किल लेके उसका कॉमन पोर्शन भी बीच में ले लिया जाता है। अगर A और B है तो इसके 2 सर्किल ले लिए जाते हैं और इसमें कॉमन पोर्शन भी ले लिया जाता है।
ये क्या हो गया, ये हो गया यूनियन। अब आएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में देखिए क्या है, हाँ तो बच्चों अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में बच्चों ये कहा गया है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों में बिलोंग करने वाले एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी डिनोटेड बाय दिस ए इंटरसेक्शन बी। दिस ये है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। यहां पर भी पहले आपको समझने में दिक्कत होगी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन लोग रहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी में वो लोग रहेंगे कि एक्स सच दैट, एक एक्स ऐसा एक्स की एक्स ए में है और साथ में एंड एक्स बी में है। एक्स ए में होगा एंड एक्स बी में होगा, यानी एंड का मतलब है ए और बी दोनों में होगा। वही इसमें कौन रहता है? एक ऐसा एक्स कि एक्स ए में है और एक्स बी में भी है, एंड लगा है। और अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में रहता है, इसका मीनिंग है कि एक्स ए में है एंड बी में है। और अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं रहता है तो ए में नहीं है या फिर वो बी में नहीं है। यहां पर भी वही रेड वाली बात, और रेड वाली ये जो बात है एंड, ये जो एंड वाला मैटर है बच्चों, और ये जो और वाला मैटर है, ये बेहद अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एंड और ये बेहद बच्चों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब क्या है जो हम आपको बता रहे हैं उसे समझिए, वो एग्जाम्पल से बढ़िया समझा जा सकता है। और वो एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्या है? ए कोई एक सेट है 1 2 3 4, और बी एक सेट है 2 3 4 5। तो जो ए इंटरसेक्शन बी में होगा वो होगा 2 3 4। कहने का मतलब है कि अगर 2 ए इंटरसेक्शन बी में है, यही एक्स है 2 3 4, ये सब एक्स हैं, इसका मतलब है ये एक्स ये एक्स ये एक्स। और इसका मतलब है अगर 2 ए इंटरसेक्शन बी में है तो 2 ए में होगा एंड 2 बी में भी होगा, देख लीजिए। और अगर मैं आपसे कहूं कि 5 ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका मतलब है या तो वो ए में नहीं है या फिर बी में नहीं है, इसीलिए यहां और लगा है, या तो वो ए में नहीं है या बी में नहीं है। अब आप इसका उल्टा समझिए, अब आप इसे भूल जाइए, इसे आप क्या करें? भूल गए, और ये लिखा हुआ है। अब मैं कहूं कि 2 ए इंटरसेक्शन बी में है, तो ये आप कंफर्म कह सकते हैं कि 2 ए में भी होगा एंड बी में भी होगा। ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आते हैं। और 3 अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो 3 ए में भी होगा एंड बी में भी होगा। क्लियर सबको बच्चों? अब क्या होगा कि हमारे पास स्थिति यह है कि अगर मैं कह दूं 7 ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो 7 या तो ए में नहीं है या बी में नहीं है। इसका मतलब या तो ए में नहीं है या बी में नहीं है। यहां और में हमेशा बोथ माना जाएगा, यहां दोनों में ही नहीं है। लेकिन अगर 5 ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका मतलब वो ए में नहीं है या बी में नहीं है। यहां ए में नहीं है, बी में है। अगर मैं कहूं कि 1 ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो 1 या तो ए में नहीं है या बी में नहीं है, तो इसका मतलब है 1 बी में नहीं है। लेकिन 7 दोनों में ही नहीं है, तो बोथ वाला और वाले में बोथ अपने आप चलेगा। और फिर इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मेथड देखिए क्या है। इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होता है वो समझिए। इंटरसेक्शन ऐसे वेन डायग्राम इसे कहा जाता है, और वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट होता है कि ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है और ये बी सेट है, और इसका जो ये पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करता है। ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है। तो यहां लिखिए शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। शेडेड रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसका नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं,
और उसके बाद आप उसे नोट करिए और आगे का भी आपको बता रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।